हेलो जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम कोशिका विभाजन चैप्टर पे हम क्या है डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन हैं जिसके द्वारा हम क्या है बेसिकली कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए, हमारे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कोशिका चक्कर का सही क्रम कौन सा है। देखिए, कोशिका चक्कर या जो कोशिका विभाजन चक्कर जो होता है वो क्या है, आपका दो भागों में दो प्रावस्थाओं से होकर गुजरता है। पहली प्रावस्था को कहा जाता है इंटरफेज। क्या कहा जाता है? इंटरफेज। तथा दूसरी प्रावस्था को कहा जाता है अम्फेज। अम्फेज या इसको कहते हैं विभाजन अवस्था। ठीक है। और इस इंटरफेज को कहा जाता है अंतरावस्था। क्या कहा जाता है? अंतरावस्था। यानी विभाजन का यदि हम 100% देखें तो 90% टाइम कहाँ लगता है? इस इंटरफेज में लगता है, और बाकी जो 10% है वो अम्प्रावस्था में रहती है। ठीक है। इंटरफेज के अंदर क्या है, 3 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। एक आपका जीवन, और एक आपका अस्प्रावस्था, और दूसरा होता है G2 प्रावस्था। ठीक है। वहीं आपकी अम्फेज को क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टिलोफेज में डिवाइडेशन किया गया है। ठीक है। तो इसका सही क्रम देखना है कि सबसे पहले क्या है, जीवन से होकर गुजरेगी। ठीक है। फिर उसके बाद अस्प्रावस्था, फिर क्या G2 अवस्था, और फिर ये जो अम्प्रावस्था है इसके अंदर प्रवेश करेगी। तो सही क्रम अपन देखते हैं। सबसे पहले जीवन, यानी पहले के अंदर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरे के अंदर भी नहीं है। तीसरा देखिए जीवन, G2 और यानी ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक कोशिका चक्कर में होती है, यानी कि एक कोशिका चक्कर में कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती है। तो देखिए, ये 1 नंबर ऑप्शन, ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर, और ये आपका है 4 नंबर। ठीक है। तो हम देखते हैं कि देखिए, अंतरावस्था और अम्प्रावस्था या विभाजन प्रावस्था, ये मैंने कहा अंतरावस्था को क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं, और अम्प्रावस्था को क्या कहते हैं, विभाजन प्रावस्था कहते हैं। यानी ये 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होती है आपकी इंटरफेज और एक दूसरी आपकी क्या होती है, अम्प्रावस्था। इस इंटरफेज के अंदर क्या है, कोशिका तैयार होती है विभाजन के लिए। विभाजन कौन सी कोशिका कौन सी अवस्था में होता है, तो आपकी अम्प्रावस्था में होता है विभाजन। और यहाँ क्या होती है, विभाजन के लिए कोशिका तैयार होती है। ठीक है। तो देखिए, अपन को देखना है कि इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टिलोफेज, ये चारों के चारों क्या हो गई, अम्प्रावस्था के अंदर आ गई। ठीक है। जीवन, एस और G2 प्रावस्था, ये सिर्फ किसके अंदर आई, ये आपकी इंटरफेज यानी किसके अंदर, अंतरावस्था के अंदर आ गई। ठीक है। केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है ना, ये भी हो गया। लेकिन कोशिका चक्कर में क्या क्या होती है, तो देखिए, कोशिका चक्कर के अंदर अंतरावस्था, जो मैंने क्या कहा, इंटरफेज को अंतरावस्था, और अम्फेज जिसको हम क्या विभाजन प्रावस्था भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न प्रावस्थाओं में से कौन कोशिका चक्कर की अंतरावस्था का भाग नहीं है। तो देखिए, मैंने क्या कहा, ये जो कोशिका चक्कर है 2 प्रावस्थाओं से होकर गुजरता है। एक आपका है अंतरावस्था जिसको इंटरफेज भी कहा जाता है, और दूसरा अम्प्रावस्था। ठीक है। अंतरावस्था में मैंने क्या कहा, एक होती है आपकी जीवन, और एक क्या होती है अस, और दूसरी क्या होती है G2। ठीक है। और एक याद रखना कि जो G0 जो है ना, वो भी अंतरावस्था का ही भाग है। यानी कि यह तैयार तो हो जाती है लेकिन विभाजन के अंदर नहीं जा पाती है। कोशिका कहाँ चली जाती है, फिर ये G0, यानी जिसको विराम अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विराम अवस्था। यानी कि कोशिका विभाजन नहीं करती है, सीधा कहाँ चली जाती है, G0 में, यानी विराम अवस्था में चली जाती है। जो क्रियाएं होती है वो बंद हो जाती हैं। तो जीवन, एस, G2 और G0, ये चारों किसके हैं, अंतरावस्था के भाग है। ठीक है। तो हमको क्या पूछा है कि अंतरावस्था का भाग नहीं है। तो देखिए, अस है, जीवन भी है, G0 भी है, और क्या है आपका जो है वो नहीं है, वो किसका है, विभाजन अवस्था का भाग है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिका चक्कर की वह प्रावस्था जिसमें अत्यधिक संश्लेषण और वृद्धि होती है तथा जो कोशिका चक्कर का 90% समय लेती है। ये मैंने पहले ही क्वेश्चन के अंदर बता दिया था कि जो पहली इंटरफेज अवस्था है और दूसरी जो आपकी अम्प्रावस्था है,
इसके अंदर क्या है, ये जो G1 और आपका S और G2 ये तीनों जो है ये सबसे ज़्यादा समय लेती है, लगभग 90% समय लेती है, और ये आपका क्या है 10% समय लेती है। ठीक है, यदि ऐसे पूछ लिया जाए कि एक कोशिका विभाजन होने में कितना समय लेती है तो 10%, और एक ऐसे पूछे कि एक कोशिका विभाजन के लिए तैयार होने में कितना समय लेती है तो 90% समय लेती है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर पूछा है कि कौन सी प्रावस्था, तो ये इंटरफेज यानी जिसको क्या कहा जाता है, अंतरावस्था भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है यानी डीएनए द्विगुणन। ठीक है, तो देखिए डीएनए द्विगुणन यानी कि हमने क्या पढ़ी थी, इंटरफेज या अंतरावस्था के अंदर G1 S और आपका G2, यानी G1 में क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता है तथा किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। क्यों, क्योंकि एक कोशिका से दो नई कोशिकाएं बनानी हैं तो उन कोशिकाओं में क्या है, डबल कोशिकांग चाहिएंगे। तो डबल कोशिकांग चाहिएगे तो क्या है, तो डबल कोशिकांग प्राप्त करने के लिए क्या है, आरएनए तथा प्रोटीन का निर्माण जरूरी होता है। तो G1 अवस्था में क्या है, आरएनए तथा प्रोटीन का निर्माण होता है। S प्रावस्था में यदि देखें तो इसके अंदर क्या होता है, डीएनए का क्या होता है, द्विगुणन होता है, रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, S प्रावस्था हो जाएगा। यानी S प्रावस्था में क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण तथा डीएनए का क्या होता है, द्विगुणन होता है, यानी फोटोकॉपी होती है, रेप्लिकेशन होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइटोसिस समसूत्री विभाजन किन जीवों में पाई जाती है। तो देखिए माइटोसिस कहते हैं समसूत्री विभाजन को, और जो ये समसूत्री विभाजन है, ये समसूत्री विभाजन क्यों आवश्यक होता है, सबसे पहले तो देखिए कि ये क्या होता है कि कोशिका की वृद्धि करने के लिए तथा मरम्मत करने के लिए, यानी कि जो कायिक कोशिकाएं होती है उन कायिक कोशिकाओं में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन की यदि बात करें तो यह क्या है, लैंगिक कोशिकाओं में होती है। ठीक है, लैंगिक कोशिकाओं में अगुणित युग्मक बनाने के लिए, यानी कि जो क्या है, जैसे 46 जोड़ी गुणसूत्र होता है, इनको क्या है 23 जोड़ी यानी अगुणित कोशिका बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। जबकि समसूत्री विभाजन क्या करता है, वृद्धि तथा मरम्मत के लिए इसकी क्या है, आवश्यकता होती है। और ये समसूत्री विभाजन वो चाहे कैसी भी हो कोशिका, चाहे एक गुणित हो, चाहे अगुणित हो, चाहे वो आपकी द्विगुणित हो, चाहे वो आपकी बहुगुणित हो, कौन सी भी कोशिका हो, लेकिन वृद्धि तथा मरम्मत के लिए क्या है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगुणित भी द्विगुणित भी, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रकीय विभाजन के पूर्ण होने के बाद हुआ कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है। यानी कि देखिए सबसे पहले ये क्या है, कोशिका है, इस कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इस केंद्रक का क्या होगा, विभाजन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, कोशिका का विभाजन होगा। तो केंद्रक का विभाजन जो हमने इंटरफेज तथा हमने क्या अम्प्रावस्था पढ़ी उसके दौरान गुजरता है, फिर उसके बाद क्या होता है, इस कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जो केंद्रक का विभाजन होता है उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और जो कोशिका द्रव्य विभाजन यानी ये दो कोशिका बंटेगी तो इसके अंदर जो द्रव्य होता है वो दो भागों में विभाजित होगा। तो कोशिका द्रव्य विभाजन को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस। यानी यहाँ आपके साइटोकाइनेसिस दो जगह दे रखा है, तो ये थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन, तो याद रखना साइटोकाइनेसिस यानी साइटोकाइनेसिस बोल दो या साइटोकाइनेसिस बोल दो, एक ही बात है, ये दोनों ऑप्शन हैं। तो ध्यान रखना साइटोकाइनेसिस किसे कहेंगे, कोशिका द्रव्य विभाजन को, तथा कैरियोकाइनेसिस किसे कहेंगे, हम कहेंगे केंद्रक विभाजन को कहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें यूकेरियोटिक कोशिकाएं, देखिए माइटोसिस किसे कहते हैं, माइटोसिस कहा जाता है समसूत्री विभाजन को कहा जाता है। और मैंने क्या कहा, समसूत्री विभाजन वृद्धि तथा मरम्मत के लिए होती हैं।
ठीक है। वर्दी तथा मरम्मत के लिए, यानी कि हमारी जो कोशिकाएं हैं वो कार्य करने के लिए, जो कायिक कोशिकाएं होती है जो हमारे वर्क करने के लिए, यानी हम जो दैनिक जीवन में कार्य करते हैं उसके लिए क्या है, वर्दी तथा मरम्मत के लिए क्या किया जाता है, समसूत्री विभाजन किया जाता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन पे चलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण हेतु जीन प्रदान करती है, ये नहीं होगा। कार्य व संरचना की दृष्टि से विशिष्टीकृत बन जाती है, तो ये है। विभाजित होती है, तो देखिए ये भी नहीं होगा। केवल वर्दी करती है, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन 2 नंबर जो दे रखा है, कार्य तथा संरचना की दृष्टि से विशिष्टीकृत बन जाती है, तो यहाँ राइट आंसर ये होगा। यदि ये नहीं होता, इसकी जगह और होता अर्धसूत्री विभाजन का, तो फिर ये आपका वर्दी करती है, ये सही होता। लेकिन कार्य व संरचना की दृष्टि से विशिष्टीकृत बन जाती है, तो यहाँ ये राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोशिका चक्र के एस प्रावस्था में क्या होता है। तो देखिए हमने जीवन अवस्था एस और G2 का कार्य पहले हमने देख लिया है। यानी जीवन में क्या होता है, RNA तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। एस में क्या होता है, DNA का रेप्लिकेशन, यानी कि द्विगुणित हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें G2 में क्या होता है, स्टोन प्रोटीन तथा इनके लिए फिर क्या है, तैयार होती है। यानी आगे जो विभाजन के लिए जाएगी उसके लिए G2 में पूरी तरह से वो क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है कोशिका। तो देखिए अस्प्रावस्था में क्या होता है, तो अस्प्रावस्था में देखिए गुणसूत्र की संख्या अधिक हो जाती है। गुणसूत्र की संख्या ये राइट नहीं है। प्रत्येक कोशिका में DNA की मात्रा आधी रह जाती है, तो आधी नहीं है, यहाँ क्या हो रहा है, द्विगुणित यानी दुगनी। तो देखिए प्रत्येक कोशिका में DNA की मात्रा क्या हो जाती है, दुगनी। तो ये होगा आपका राइट आंसर। समान नहीं, क्योंकि यहाँ क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरफेज के दौरान RNA तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये हमने देख लिया है कि जीवन अवस्था जो होती है उसके अंदर क्या होता है, RNA तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीवन सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी अवस्था कोशिका चक्र की जीवन तथा G2 अवस्था के मध्य आती है। देखिए ये हम देख चुके हैं, जीवन, जीवन के बाद अस, और फिर क्या आती है, G2। तो यानी इन दोनों के मध्य कौन आ जाएगी, अस्प्रावस्था आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शब्द मियोसिस प्रस्तावित किया। मियोसिस कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन को। किसको कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखना फार्मर तथा मूरे के द्वारा क्या दिया गया, अर्धसूत्री विभाजन दिया गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुणसूत्रों का संघनन किस अवस्था में होता है। तो देखिए सबसे पहले आती है प्रोफेज, फिर आती है मेटाफेज, फिर आती है एनाफेज, और फिर आपकी आती है टीलोफेज। देखिए प्रोफेज में क्या होगा कि जो कोशिका विभाजन के लिए जो बनी थी कोशिकाएं, ठीक है, उसके अंदर क्या है, गुणसूत्रों का क्या होगा, निर्माण होगा। यानी गुणसूत्रों क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। लेकिन सेकंड मेटाफेज जो है उसके अंदर क्या होगा कि इस कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसके अंदर क्या है, गुणसूत्रों का संघनन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, गुणसूत्र पास पास आने लगेंगे, गुच्छे के रूप में संघनन होने लगेगा। तो राइट आंसर होगा मेटाफेज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है। देखिए ये इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये द्विगुणित कोशिका है, यानी 46 गुणसूत्र हैं, यानी 23 के जोड़े में है, ये कैसी है, द्विगुणित है। तो देखिए इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्या होगा कि प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या है, मातृ कोशिका के आधे गुणसूत्र रह जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा, 23 जोड़ी। तो ये कैसी हो जाएंगी, अगुणित कोशिकाएं हो जाएगी। यानी द्विगुणित कोशिकाओं से किसका निर्माण हो रहा है, अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं, युग्मकों का निर्माण, तो ये सही नहीं है। अगुणित अवस्था की स्थापना में, तो देखिए ये होगा आपका राइट आंसर। द्विगुणित अवस्था ये नहीं होगा, क्योंकि द्विगुणित से किसका निर्माण हो रहा है, अगुणित कोशिकाओं का। जीवन चक्र पूर्ण करने में ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, अगुणित अवस्था की स्थापना में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइटोसिस की किस अवस्था में स्पाइंडल उपकरण का निर्माण होता है, यानी तर्कु तंतु का निर्माण किस अवस्था में होता है। तो देखिए कोशिका के केंद्रक के अंदर क्या होता है, गुणसूत्रों का जो जाल होता है वो क्या है, यानी जिसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन जाल कहते हैं। यानी क्रोमेटिन जाल क्या है, इसके अंदर गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जब प्रोफेज अवस्था में पहुंचती है तो प्रोफेज में क्या हो जाता है, गुणसूत्रों का निर्माण होने लगता है। क्या होता है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो तारक काय जो होते हैं वो जो इसके प्रोफेज के बाद क्या आएगी, मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होगा
कि जो गुणसूत्र जो तारक जो है, तारक जो है वो क्या है, कोशिका के ध्रुवों की तरफ चले जाएंगे, ध्रुवों की तरफ चलकर और इनसे क्या निकलेंगे, तरकु तंतु निकलेंगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेटाफेज के अंदर क्या होगा, तरकु तंतु का निर्माण होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन किन जीवों में पाई जाती है। देखिए हमने अर्धसूत्री विभाजन की बात करी, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन में जो कि अगुणित कोशिकाओं की क्या करता है, निर्माण करता है, जबकि समसूत्री विभाजन क्या करता है, यानी इसके अंदर अगुणित तथा द्विगुणित दोनों जीव क्या है। देखिए अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन में द्विगुणित कोशिका से किसका निर्माण किया जाता है, अगुणित कोशिका का निर्माण किया जाता है। जबकि समसूत्री विभाजन क्या करता है, समसूत्री विभाजन वर्दी तथा जो कार्य तथा संरचना के लिए क्या है, उपयोगी होती है, यानी उसके अंदर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जैसे यदि कोई कोशिका क्या है, जैसे मतलब उसका जीवन काल खत्म हो जाए या वो मृत हो जाए, तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाएगी, कोशिका की कमी हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि जो दूसरी कोशिकाएं होती हैं वो क्या करेगी, विभाजन करेगी और विभाजन कर कर क्या है, नई कोशिका का निर्माण कर देगी, जिससे ये क्या है, कार्य करने में सक्षम हो जाएगी। ठीक है, तो ये नहीं देखता है समसूत्री विभाजन कि वो द्विगुणित है या फिर अगुणित है या फिर बहुगुणित है, यानी सभी कोशिकाओं में होता है, चाहे वो द्विगुणित हो, चाहे वो अगुणित हो, चाहे वो क्या है, बहुगुणित हो। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, सिर्फ द्विगुणित कोशिका में होता है। ठीक है, तो यहाँ अगुणित जीव तथा द्विगुणित दोनों जीवों में होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस स्थिति में समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन में क्या होती है, समानता, यानी कि हमको क्या है, मियोसिस तथा माइटोसिस में क्या है, समानता देखनी है। तो देखिए ऑप्शन पे चलते हैं कि दोनों में समजात गुणसूत्रों के मध्य क्या होता है, युग्मन। तो देखिए ये दोनों में नहीं होता है, ये सिर्फ किस में होता है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था में होता है। ठीक है, देखिए फिर आता है कि दोनों में ही पहले डीएनए का द्विगुणन होता है, यानी अंतरावस्था के अंदर जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, द्विगुणित होती है, तो ये दोनों में होता है, तो ये राइट आंसर है। फिर हम दूसरे और ऑप्शन पे भी देख लेते हैं, दोनों सभी प्रकार की कोशिकाओं में होता है। तो दोनों देखिए सभी प्रकार की कोशिकाओं में नहीं होता, क्योंकि समसूत्री विभाजन किस में होता है, सभी में होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ क्या है, द्विगुणित में ही होता है। फिर देखिए दोनों में युग्मित गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। तो देखिए दोनों गुणसूत्रों में युग्मित गुणसूत्रों का पृथक्करण नहीं होता, यह सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन में होता है पृथक्करण, जिससे क्या है, यानी कि जिससे ये क्या है, गुणसूत्र है। ठीक है, इसमें जो ये क्या है, जो क्रोमेटिड है, यानी कि जो अर्ध गुणसूत्र है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, इसका दोनों का पृथक्करण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है समसूत्री विभाजन में, जिससे ये क्या है, इस तरह से दो गुणसूत्र है, तो एक कोशिका में चला जाएगा, एक दूसरी कोशिका में चला जाएगा, यानी गुणसूत्र का पृथक्करण नहीं होगा। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीन विनिमय की प्रक्रिया निम्न में से किस एंजाइम द्वारा करवाई जाती है। तो देखिए ये प्रोफेज अवस्था की पेकाइटिन के अंदर होता है। ठीक है, पेकाइटिन के अंदर अपन देखें कि जीन विनिमय की क्रिया जो होती है, क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। जैसे एक ये गुणसूत्र है और एक ये गुणसूत्र है, इसके अंदर क्या है कि ये जो गुणसूत्र का जो जीन है, यानी इन दोनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, ये इस पर जाकर जुड़ेगा और ये इस पर जाकर जुड़ेगा। इस क्रिया को हम कहते हैं जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, यह डीएनए के खंडों को क्या करता है, तोड़ता है। ठीक है, पॉलीमेरेज क्या करता है, यह डीएनए का बहुगुणन करवाता है। ठीक है, तो देखिए लाइगेज क्या करता है, यह डीएनए के खंडों को जोड़ता है, यह क्या करता है, डीएनए के खंडों को जोड़ता है। तो देखिए यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जीन विनिमय की क्रिया क्या होती है कि आपके तोड़ा भी जाता है तथा जोड़ा भी जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मनुष्यों में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के दौरान एक पुत्री कोशिका ग्रहण करती है।
मनुष्यों में क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के दौरान एक पुत्री कोशिका ग्रहण करती है, यानी इसमें गुणों के अंदर ये गुण दे रखे हैं, उसमें से कौन से गुण जो है वो मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका ग्रहण करती है, ये हमको बताना है। सिर्फ मातृ गुणसूत्र तो ये तो नहीं होगा, यानी कि माता से गुण नहीं ग्रहण करती है, वो पिता से भी गुण ग्रहण करती है। देखिए मातृक तथा पितृक गुणसूत्रों का मिश्रण, ये होगा राइट आंसर। जनन कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की समान संख्या, ये भी नहीं होगा क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो गुणसूत्रों की समान संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, मातृक तथा पितृक गुणसूत्रों का मिश्रण। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। देखिए हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण यानी कोशिका चक्र में हमने दो प्रावस्था पढ़ी थी, एक हमने क्या पढ़ी थी, इंटरफेज हमने पढ़ी थी, दूसरी हमने अम्प्रावस्था पढ़ी थी। ठीक है, तो इंटरफेज अवस्था के अंदर क्या होता है, आपके प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है G2 के अंदर। तो यहाँ G2 नहीं दे रखी है, लेकिन क्या दे रखा है, अंतरावस्था दे रखी है, तो G1 में भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, RNA तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। G0 के अंदर क्या है कि कोशिका क्रिया करनी बंद कर देती है, यानी विभाजन नहीं कर पाती है और आराम की अवस्था में चली जाती है। ठीक है, तो एनाफेज किसका भाग हो गया, अम्प्रावस्था का भाग हो गया, तो आपका राइट आंसर होगा अंतरावस्था। तो इस प्रकार से अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आज के लिए इतना।